Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DTPLSP statistical assessment. So today we study about the practice question of stats. So there are various types of questions. So let's start with the very first question. The first question is, it calculate the relationship between two variables and how one would change in response to change in other variable. तो आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ऐसे कौन सा वेरिएबल है जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आ रहा है, वो कौन सा कंसेप्ट होता है. तो आपके पास ऑप्शन है कोरिलेशन, कोवेरिएंस, कंपैरिजन और नन ऑफ द अबव. अब क्या होता है कोरिलेशन? आपने पढ़ा था स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स हम पढ़ते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता है. एक में चेंज होने की वजह से दूसरे में चेंज वो पढ़ते हैं. मगर कोवेरिएंस क्या है? जब आपका एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है, वन वेरिएबल में आपकी चेंज आ रहा है, इसकी वजह से आपके दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आ रहा है, ये हमारा होता है कोवेरिएंस. ठीक है. अदर फैक्टर्स को हम इसमें कांस्टेंट लेके चलते हैं, खाली दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं कि एक में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से दूसरे में भी चेंज आएगा, तो ये होता है हमारा कोवेरिएंस. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये था हमारा कोवेरिएंस से रिलेटेड. दैट्स ऑल. हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. इफ मीन एंड मोड ऑफ सम डेटा आर 4 and 10 रिस्पेक्टिवली, इट्स मीडियन विल बी, आपको मीन और मोड गिवन है, आपको मीडियन वैल्यू निकालनी है. तो आपने रिलेशनशिप पढ़ी होगी मोड की और मीन मीडियन की. दैट इज मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. तो आपको वैल्यूज गिवन है मोड की, दैट इज 10. आपको मीडियन नहीं पता है तो हम इसको 3m छोड़ देंगे, और आपको मीन वैल्यू गिवन है दैट इज 4. तो 10 3 मीडियन माइनस आपका 8, इधर आ जाएगी वैल्यू 10 प्लस 8 3 मीडियन 18 इक्वल्स टू 3 मीडियन. 3 डिवाइड हो जाएगा तो 18 डिवाइडेड बाय 3, तो आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी 6. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. तो आपको पढ़नी पड़ेगी रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड अरिथमेटिक मीन और हमारा मोड और हमारा मीडियन. तो उसके थ्रू आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो ये हमारी रिलेशनशिप. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. आपने बेस थ्योरम पढ़ा था, मेरी प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी बेस थ्योरम की, तो आप वो पढ़ना. ये उसी का बेस क्वेश्चन है. तो हम पढ़ते हैं. पहले क्वेश्चन क्या है कि बॉक्स ए कंटेन 2 white ball and 3 red balls. तो आपको बोला हुआ है कि बॉक्स ए है, उसके अंदर हमारे 2 white ball है और 3 red balls है. ऐसे ही आपको एक बॉक्स बी के अंदर, बी के अंदर क्या है आपकी 4 white balls है और 5 इसमें red balls है. ये बोल रहा है कि one ball is drawn at random from one of the box and is found to be red. तो इससे बोल रहा है कि आपने रैंडमली इसमें से कोई एक बॉल निकाली, वो रेड आएगा. ठीक है. और फिर पूछा है that the probability that this was found from box A. अब आपको पता नहीं कि रेड बॉल है, ये बॉक्स बी में से निकाली गई है. तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कंडीशन दी होती है, तो वो होता है हमारा बेस थ्योरम का क्वेश्चन, कि आपको पता है रेड बॉल आपने कहाँ से चूज करी है, प्रोबेबिलिटी कि वो बी बॉल में से निकाली है और इसका सोल्यूशन. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन, बेस थ्योरम. तो आपको पता है बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है कि जब हमें कंडीशन दी हो कि हमें बी इवेंट हो चुका है, उसकी जगह में ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो उसका फॉर्मूला होता है पीवी विद रिस्पेक्ट टू ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो नीचे लिखा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है, ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. तो हम करेंगे, सबसे पहले हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. हम देंगे कि हमने वो जो बॉल है, हमारे पास दो बॉक्स थे. ठीक है. बॉक्स ए और बॉक्स बी. इसके अंदर हमारी क्या थी? हमारी रेड बॉल थी, कुछ व्हाइट बॉल्स थी. ठीक है. तो इसमें क्या था, हम इसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, तो हाफ इसके चांसेस है, हाफ इसके चांसेस है. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 2. ठीक है. और ए आने की प्रोबेबिलिटी है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई हमारी 1/2. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 है, अब बी आने की प्रोबेबिलिटी है 1, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल. अब क्या था कि अगर हमने रेड बॉल निकाली है हमारे बैंक ए से और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी से, तो क्या क्या होगा? हमें पता था यहाँ पे रेड बॉल थी 3 और यहाँ पे रेड बॉल थी हमारी 5. ठीक है. और क्या था हमारी 2 इसमें व्हाइट बॉल थी और इसमें हमारी 4 व्हाइट बॉल्स. तो इसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3. आउटकम, टोटल नंबर आउटकम कितने हैं? 3 + 2 दैट इज 5. तो ये मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैक ए, बॉक्स ए. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगा? रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 5 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने होंगे? 5 + 4 दैट इज 9. तो 5
जब r विद रिस्पेक्ट टू a मल्टीप्लाई में हम इसको करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a, ऐसे ही प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू b और मल्टीप्लाई में करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ b। हमने देखा r हमने रेड बॉल बॉक्स ए से निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 वो है हमारी 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी कि हमने रेड बॉल बॉक्स बी से निकाली है वो है 5/9। मल्टीप्लाई में करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट बॉल फ्रॉम बी बॉल बॉक्स बी वो हमारी 1/2 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करेंगे 3/10 प्लस 5/18 तो ये आपका आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 45। ये आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स, टोटल रेड बॉल्स। अब निकालेंगे कि अगर हमने ये प्रोबेबिलिटी थी वो हमने बैग बॉक्स बी से ही निकाली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी r विद रिस्पेक्ट टू b इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ r। अब हमने r विद रिस्पेक्ट टू b अभी फाइंड आउट किया था, तो हमारा आएगा 5/9। तो 5/9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स b, ठीक है, डिवाइडेड बाय कि हमारी टोटल रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट की थी, दैट इज 26 डिवाइडेड बाय 45। तो आपका आंसर आ जाएगा 25/52। तो उसमें ऑप्शंस में आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, दैट इज 25/52। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन। तो ऐसा प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आपको न्यूमेरिकल डेटा दिया होगा तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक दिस सेशन। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।